चाइना EU समिट से कुछ खातिर खा नताइज नहीं निकल सके। चाइनीज बैंकों पे पाबंदी आयद की गई है इस वक्त यूरोप के ममालिक की तरफ से। अब यूरोपीय लीडर्स बीजिंग ट्रेड की बात करने के लिए नहीं, चीन को ये बताने गए थे कि चीन की एकतरफा तिजारती पॉलिसीज अब नहीं चल सकती। चीनी कंपनीज को 5 मिलियन यूरो से ज्यादा टेंडर्स में शामिल नहीं होने दिया गया। यूरोप भरपूर अंदाज में जो वॉशिंगटन की कंटेनमेंट पॉलिसीज हैं उनका हिस्सा बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साथ साल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन जंग के तनाजुर में चाइना और यूरोपीय यूनियन के दरमियान भी एक बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया है। अगर हम देखें तो एक तरफ यूरोपीय यूनियन, जिसमें ऑब्वियसली वो तमाम मेंबर्स मुल्क शामिल हैं यूरोप के, जो कि एक तरफ तो आपको ट्रम्प की पॉलिसी से नाला दिखाई देते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो ट्रम्प ने एक ट्रेड वॉर शुरू की है उसके बरक्स वो चाइना के साथ कारोबार बढ़ाएं और चाइना के साथ मिलके ट्रेड को वो आगे लेकर चलें, और ये बाहमी दो तरफा ट्रेड की मैं बात कर रही हूं। वहीं पर अगर हम इस यूक्रेन और रूस जंग को देखें तो इसके तनाजुर में वो आपको चाइना से नाला भी नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी रूस से दूर रहो वरना पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और यहां पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से चाइनीज बैंकों पे पाबंदी आयद की गई है इस वक्त यूरोप के ममालिक की तरफ से। वो आज आप इस वीडियो में इसकी तफसीलात जानेंगे। अब ये वो सफारती ताल्लुकात हैं, अगर हम यूरोप के देखें और चाइना के देखें, इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 50 बरस कबल इसलिए इस तरीके से इस्तवार किया गया था कि दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो मिल के तरक्की का सफर तय करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जी गुज़श्ता माह अगर हम देखें जो बीजिंग में चाइना और यूरोपीय यूनियन समिट का आगाज हुआ तो यही सोच थी कि ट्रम्प की पॉलिसीज की बदौलत दोनों मौशी ब्लॉक्स जो हैं उनको ऑब्वियसली नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसी तरीके से इन दोनों ब्लॉक्स के लिए एक दूसरे के साथ जो शराकतदारी के मौके हैं ट्रेड के अंदर अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए उससे फायदा उठाया जाए। अब ये जो ताल्लुकात आपको 50 साल पहले बनते नजर आ रहे थे, अब इसमें कहीं ना कहीं अगर कोई कन्वर्जेंस नजर आती है तो वो यही थी कि जी दोनों की तरफ से ट्रेड जो है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब मसला क्या रहा है कि इस रूस और यूक्रेन की जंग को अगर आप देखें तो हम सब जानते हैं कि पूरे यूरोपीय यूनियन जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो ये कहते हैं कि जो रूस के साथ तिजारत करेगा उस पर पाबंदियां लगेगी, और यहीं पर अब यूरोपीय यूनियन की अगर हम बात करें तो वो भी चाइना से यही मुतालबा कर रहा है। अब यूरोपीय लीडर्स बीजिंग ट्रेड की बात करने के लिए नहीं बल्कि चीन को ये बताने गए थे कि चीन की एकतरफा तिजारती पॉलिसीज अब नहीं चल सकती, और यही आपको इस चाइना EU समिट के अंदर भी देखने को मिलता है कि चीन की तरफ से यूरोप को जो बढ़ते हुए सिक्योरिटी के खतरात हैं उसके हवाले से बार बार बात की जाती रही, चाइना को ये लोग आगाह करते रहे। तो अगर मैं इसका खुलासा आपको ये दूं कि बेसिकली चाइना EU समिट से कुछ खातिर खा नताइज नहीं निकल सके, कुछ हासिल नहीं हुआ, और अगर ये कहा जाए कि समिट डेडलॉक के साथ ही खत्म हो गई तो वो गलत नहीं होगा। अब चाइना और यूरोपीय यूनियन के जो इस वक्त ताल्लुकात में तलखी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं या सर्द मोहरी कह लीजिए, इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो पहली बार यूरोपीय यूनियन और चाइना के दरमियान आपको तनाव उस वक्त बनता हुआ नजर आया जब 2019 में पहली उर्सुला वॉन डेर लियन की सरबराही में यूरोपीय यूनियन ने चाइना को एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं बल्कि एक राइवल के तौर पे या हरीफ का जो है वो दर्जा दिया था, जिसके बाद चाइना और यूरोपीय ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए थे। एक तनाव ऐसा था कि जो 2019 के बाद से बढ़ता ही चला गया, और जितनी भी चाइना की तिजारती पॉलिसीज़ थी पूरा यूरोप उनको बहुत ही तनकीदी नज़र से देखने लग गया। पाबंदियों का अगर हम जिक्र करें तो उसमें वो भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई जो इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि किस तरीके से चाइना को दबाव में लाने की कोशिश की गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी एक तो ऑब्वियसली चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए। ब्रसेल्स ने चीनी सरमायाकारी को महदूद करने की कोशिश की,
चाइनीज़ जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी दरामद पर इम्पोर्ट ड्यूटी के नफाज का आगाज़ कर दिया गया। और अभी हाल ही में एक और चीज़ हुई कि चाइना की जो बढ़ती हुई मौशी तरक्की है, इसका रास्ता रोकने के लिए या इसकी ताकत को कंट्रोल करने के लिए जो यूरोपीय यूनियन के जो पब्लिक टेंडर्स होते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी बिड कर सकता है, उसमें इन्होंने क्या किया, जो चीनी कंपनीज थीं उनको रोका गया और चीनी कंपनीज को 5 मिलियन यूरो से ज़्यादा टेंडर्स में शामिल नहीं होने दिया गया। सो ये जो आपको प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आ रही हैं जो यूरोप की तरफ से की जा रही हैं और जो बाकायदा ये आपको बताती हैं कि तनाव जो है अब वो बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ बयानात की हद तक बात नहीं रही, बल्कि उससे बढ़ के इसका अमली सबूत जो है या अमली नमूना हमारे सामने हर गुजरते दिन के साथ आ रहा है। अब ये जो दोनों इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं इनके दरमियान आपको मजीद दूरी उस वक्त नजर आई जब गुज़श्ता माह, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगी कि चाइनीज़ बैंक्स पर भी पाबंदी लगी, तो ये गुज़श्ता माह पहली मरतबा हुआ कि यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ मौशी पॉलिसियों के पैकेज के अंदर पाबंदी जिन जिन बैंक्स पे लगाई उसमें 2 चाइनीज़ बैंक्स को भी शामिल कर दिया। अब यूरोपीय कमीशन के फैसले से साफ वाज़े है कि किस तरीके से यूरोपीय यूनियन अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए इन मौशी फ़ैसलों का सहारा ले रहा है, और ख़ास तौर से ऐसे मौशी फ़ैसले जिनको चाइना के ख़िलाफ़ या रूस के ख़िलाफ़ एक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। और ये वो पॉलिसीज़ हैं जो आपको वाज़े करती हैं कि यूरोप भरपूर अंदाज में जो वॉशिंगटन की कंटेनमेंट पॉलिसीज़ हैं उनका हिस्सा बन चुका है, जो कंटेनमेंट बुक है उनके साथ वो जुड़ चुका है, और अपनी तमाम जो तरजीहात हैं या अपने मफादात उनको पस्से पुश डालते हुए वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से सिर्फ हम चाइना को कंटेन कर लें, और उस की वजह से अगर हमें वो तमाम हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से चाइना पर या रूस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हम उनका हिस्सा भी बनने को तैयार हैं। हत्ता कि अगर आप कुछ यूरोपीय लीडर्स के बयानात को देखें तो आपको इस चीज़ का भी पता चलता है कि वो इसके फेवर में है, वो इसके हक़ में है कि हमें मुकम्मल तौर पे जो चाइनीज़ पॉलिसीज़ हैं उनसे आज़ादी लेनी होगी। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। बीजिंग समिट के दौरान हमने देखा कि यूरोपीय कमीशन की जो सरबराह हैं वॉन डर लेयन, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की चाइना के साथ ट्रेड करने की, कि कैसे हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान या दोनों ब्लॉक्स के दरमियान रादर ट्रेड जो है वो आने वाले दिनों में बढ़े। लेकिन इससे पहले G7 समिट में हम चाइना शॉक के हवाले से सुन चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पर डिबेट होती रही, ये वो मौजू था जो ज़ेर बहस रहा, और चाइना पर ये इल्ज़ाम लगाया इन तमाम यूरोपीय ममालिक ने कि जनाब चीन जो है वो ट्रेड को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है और हमें मिलकर चाइना को रोकना होगा। ये उधर यूरोपीय ममालिक का तमाम का जो नुक्ता नज़र था वो यही था कि चाइना को किस तरीके से रोकें कि चाइना हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। ये जो यूरोपीय कमीशन की सरबराह हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, ठीक है, इन्होंने बहुत ट्रेड की बातें की, शायद वहाँ पर उन्होंने इतनी तल्ख बातें ना की हों, लेकिन वहीं पर मौजूद जो बीजिंग में उस वक्त इनकी यूरोपीय यूनियन की डिप्लोमेसी हेड थी काया कैलिस, उन्होंने काफ़ी तल्ख बातें की हैं और उन्होंने चाइना पर यूक्रेन और रूस की जंग को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया, यूरोप के ख़िलाफ़ एक हाइब्रिड वॉर लड़ने का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। दूसरी जानिब अगर हम ये जो बीजिंग समिट के दौरान जितनी चाइनीज़ पोजीशन को देखते हैं कि जिस सरबराह ने जिस नुमाइंदे ने बात की हो तो उन्होंने फ्री ट्रेड के हवाले से जिक्र किया। उन्होंने कहा जी हम ग्रीन एनर्जी पे बात करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करना चाहते हैं, हम रिसर्च पे मिल के काम करना चाहते हैं। और चाइना ने बार बार एक ही अपना स्टैंस रखा और वो ये था कि ये जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज़ हैं इससे किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर आप यूरोपीय यूनियन जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं उनकी पॉलिसी को देखें तो वो भी आपको बड़े कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती हैं। वो ये जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी के बायस यूरोप पे मुश्किल वक्त आया है, यूरोप जो है मौशी मुश्किलात का शिकार हुआ है, और अगर हम भी चाइना के साथ तिजारत नहीं बढ़ाएंगे तो हम मज़ीद दबाव का शिकार होंगे। लेकिन साथ ही साथ
دوسری طرف اگر ہم دیکھیں وہ چائنا اور روس کے ساتھ کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے چائنا کے ساتھ زیادہ ٹریڈ کی اور چائنا کو دباؤ میں نہ لے کر آئے تو اس سے روس جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا، روس مضبوط ہوگا، روس جو ہے وہ جنگ کے فاتح کے طور پہ نکل سکتا ہے، اور یوکرین ہار گیا تو پھر وہ پورے یورپ کی ہار ہوگی، اور روس کے فاتح ہونے کی صورت میں ہمارے لیے روس کو ڈیل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سو یہ تمام کنفیوژن اس وقت آپ کو نظر آتی ہے یورپی یونین کی پالیسیز میں، اور یورپ جو ہے وہ روس کے مقابلے میں چاہتا نہیں ہے کہ کمزور ہو، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کا جو سروائیول ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم چائنا کو کنٹین کرنے کی جو پالیسی ہے واشنگٹن کی، اس کا بھرپور انداز میں حصہ بنیں، اس پالیسی کا بھرپور انداز میں ہم ساتھ دیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں۔ چائنا کے ساتھ جو مل کے معاشی ترقی کا سفر ہے اس پہ چلنے کے علاوہ، دونوں بلاکس کو مضبوط کرنے کے علاوہ، اپنی اکانومی کو چائنا کے ساتھ مل کے اسٹرینتھن کرنے کے علاوہ اس وقت یورپ کے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے، اور یہ کنفیوژن بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ چائنا اس وقت پوری دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اور چائنا کے ساتھ ٹریڈ میں ہی، چائنا کے ساتھ تجارت میں ہی یورپی ممالک کی بھی بقا ہے، اور ان کی اکانومیز کی بھی بقا ہے، اور واشنگٹن کی جو کنٹینمنٹ پالیسی ہے جس کا آپ کو یورپ اس وقت بھرپور حصہ نظر آتا ہے، وہ زیادہ عرصے کے لیے چلنے والی نہیں ہے، اور یہ جو چائنا کو کنٹین کرنے کی خواہش ہے یہ بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈو گیو اس یور فیڈ بیک اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔